हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बाय आरपी सर। डियर स्टूडेंट्स, इस समय हम क्लास 12 फिजिक्स का सेकंड चैप्टर सीख रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण विभव। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आपके एग्जाम में एक छोटा सा डेरिवेशन भी करने के लिए आता रहता है और वास्तव में ये टॉपिक जो है आगे इस चैप्टर में हमें और डेरिवेशन को समझने के लिए बेस के रूप में काम करता है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान समझना है। आसान टॉपिक है, स्टार्ट करते हैं इसको। देखो, जैसा कि एक कह रहा है बिंदु आवेश के कारण विभव। तो हमने आपको बताया, पहले चैप्टर हमने क्या सीखा कि कहीं पर अगर कोई आवेश उपस्थित है, जैसे मान लेते हैं कहीं पर कोई ऐसे प्लस क्यू आवेश है, तो इस आवेश के कारण इसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी उत्पन्न होती है, उसको हमने सीखा था पहले चैप्टर में। अब इस चैप्टर में हमें ये जानना है कि आवेश अगर कहीं पर उपस्थित है तो वो अपनी उपस्थिति के कारण अपने आसपास विभव को भी उत्पन्न कर देता है। बिंदु आवेश के कारण विभव कितना उत्पन्न हो रहा है उसकी गणना हम करने जा रहे हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि अगर कोई बिंदु A है, इस बिंदु A पर कोई प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। अब आप समझो बात को। और इस प्लस क्यू आवेश से यानी बिंदु A से मान लेते हैं कि R दूरी पर कोई बिंदु है P, ये हमने मान लिया। अब समझो बात को। और साथ में इस बिंदु A से मान लेते हैं x दूरी पर एक और बिंदु है, उस बिंदु को मान लेते हैं Q है। हमने मान लिया इस बिंदु A से R दूरी पर एक बिंदु है P और x दूरी पर एक बिंदु है Q। इस बिंदु Q पर कोई परीक्षण आवेश रखा हुआ है प्लस क्यू 0। एक परीक्षण आवेश, इसको यहाँ बना देते हैं प्लस क्यू 0, एक परीक्षण आवेश रखा हुआ है बिंदु Q पर। अब आप समझो बात को। अगर हम कहें कि इस प्लस क्यू आवेश को हम प्लस क्यू की तरफ लाना चाहते हैं, यानी प्लस क्यू के विद्युत क्षेत्र में लाना चाहते हैं, तो हमें बाह्य बल लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि ये प्लस क्यू आवेश इस प्लस क्यू 0 पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा, क्योंकि ये दोनों समान आवेश है, समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल आता है। तो अगर कहें कि प्लस क्यू आवेश द्वारा प्लस क्यू 0 पर लगाया गया बल कितना होगा, तो अगर हम कहें कि प्लस क्यू आवेश द्वारा प्लस क्यू 0 आवेश पर लगाया गया बल, तो पहले वाले चैप्टर में कूलाम के नियम से दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का फार्मूला सीखा था। जब बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान में R²। तो यहाँ पर Q1 की जगह पर Q है और Q2 की जगह पर Q 0 है। अपान में R² मतलब दोनों आवेशों के बीच की दूरी। यहाँ दोनों आवेशों के बीच की दूरी x है, तो हम कर देंगे x²। ये हमें पता चलेगा प्लस क्यू आवेश द्वारा प्लस क्यू 0 पर लगाया गया बल। हम ये मान लेते हैं कि ये जो P बिंदु है और Q बिंदु, इनके बीच की जो दूरी है, इस दूरी को हम जो है छोटे छोटे भागों में बांट लेते हैं। अगर मान लेते हैं छोटे छोटे भागों में हमने इसको डिवाइड कर लिया और एक भाग को मान लेते हैं, एक भाग की जो दूरी है वो dx है। हमने ये मान लिया Q बिंदु से यहाँ तक की दूरी, एक भाग की दूरी dx हमने मान लिया। और हमने क्या किया है, ऐसे तमाम भागों में हमने Q से P तक की दूरी को जो है डिवाइड कर लिया है। अब समझो बात को। हम इस प्लस क्यू 0 आवेश को प्लस क्यू की तरफ लाना चाहते हैं, तो अगर हम प्लस क्यू 0 आवेश को प्लस क्यू 0 आवेश को हम प्लस क्यू की तरफ लाएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक बाह्य बल लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये प्लस क्यू 0 पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा। अब ये प्रतिकर्षण बल इधर लगेगा, तो उसके विरुद्ध हमें बल लगा करके जो है इसको Q प्लस Q की तरफ लाना पड़ेगा।
तो हम अगर कहें कि प्लस Q0 आवेश को प्लस Q की तरफ लाने पर उस पर कार्य करने वाला बाह्य बल कितना होगा? बाह्य बल, तो हमें बाहर से बल लगाना पड़ेगा क्योंकि समान आवेश है तो प्रतिकर्षण बल तो लग ही रहा है और हमें अगर Q की तरफ लाना है तो बाह्य बल लगाना पड़ेगा। तो वो बाह्य बल कितना होगा? वो भी F बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपान में x स्क्वायर। दोनों की बीच की दूरी x है, दोनों आवेशों का मान Q0। लेकिन वास्तव में ये पहला बल इस दिशा में कार्य करेगा जो प्लस Q आवेश द्वारा लगाया जाएगा, लेकिन जब प्लस Q0 पर हम प्लस Q की तरफ लाएंगे तो हम जब बाह्य बल लगाएंगे वो जो है उसकी दिशा इधर हो जाएगी। तो ये अगर इसको प्लस लेंगे तो इसको हम माइनस ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसकी दिशा जो है अपोजिट हो गई। इतनी बात हमने समझ लिया। अब वास्तव में इस प्लस Q0 आवेश को हम क्या कर रहे हैं? हम प्लस Q की तरफ लाना चाहते हैं, यानी कि प्लस Q के विद्युत क्षेत्र में हम लाना चाहते हैं। तो अगर मान लेते हैं हम इस प्लस Q आवेश को अभी थोड़ी दूर लेके आ रहे हैं, यानी कि हम dx दूरी आगे लेके आते हैं, तो dx दूरी विस्थापित करने के लिए हमें बल लगाना पड़ेगा, यानी कि बल लगा के विस्थापन करना पड़ेगा, यानी कि कार्य करना पड़ेगा। तो अगर हम कहें कि प्लस Q0 आवेश को dx दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन होता है। तो यहाँ पर अगर हम प्लस Q0 आवेश को केवल dx दूरी प्लस Q की तरफ ला रहे हैं, यानी Q से P की तरफ हम आ रहे हैं, तो केवल dx दूरी आ रहे हैं, थोड़ी सी दूरी, तो थोड़ी सी दूरी अगर विस्थापित करेंगे तो हमें कार्य भी थोड़ा करना पड़ेगा। तो dx दूरी विस्थापित करने के लिए जो कार्य करना पड़ेगा उसको dw मानेंगे। d मतलब सूक्ष्म, यानी सूक्ष्म कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो हम बल मान लेते हैं F लगाते हैं और साथ में विस्थापन कितना कर रहे हैं? dx कर रहे हैं, dx। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम आगे समझते हैं कॉन्सेप्ट को। और हम अगर कहें यहाँ पर हमें F का मान पता है कि अगर हम ये प्लस Q आवेश को प्लस Q0 आवेश को प्लस Q की तरफ लाएंगे तो हमें बाह्य बल लगाना पड़ेगा। तो बाह्य बल हमारा इतना है, तो इस बल का मान समीकरण 1 में हम चाहे तो रख सकते हैं। तो हम कहेंगे समीकरण 1 में बाह्य बल F का मान रखने पर, अब इस बल को F का मान यहाँ पर हमें दिया हुआ, यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो हो जाएगा हमारा dw इक्वल टू F का मान यहाँ पर रख रहे हैं तो हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q0 अपान में x स्क्वायर। इस बल का मान हमने यहाँ पर पुट कर दिया, साथ में dx है तो इंटू dx लिख लेते हैं। इतनी बात हो गई हमारी। अब हमने तो अभी निकाला है कि हम इस प्लस Q0 आवेश को केवल dx दूरी विस्थापित किए हैं, उसका मान निकाला है हमने। हमें तो क्या करना है? इस प्लस Q0 आवेश को यहाँ से Q बिंदु से P तक लाना है, Q बिंदु से P तक लाना है। तो dx दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन इतना हो गया, इतना निकल के आया। और हमें पूरा Q से P तक विस्थापित करने में किया गया कार्य कितना होगा? तो हम लिखेंगे प्लस Q0 आवेश को Q से P तक, Q ये कैपिटल में लिखेंगे, Q से P तक विस्थापित करने में किया गया कार्य। तो कार्य बराबर वास्तव में आपका बल गुणे विस्थापन होता है, बट हमने आपको समाकलन समझाया था तो उसने बताया था कि अगर थोड़े से भाग का अगर मान हमें पता चल जाए तो अगर उसका हम समाकलन कर दें
तो हमें पूरे भाग का मान पता चल जाएगा। तो Q से P तक की दूरी को हमने कई छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड कर लिया है। तो अगर dx दूरी का हम समाकलन कर देंगे तो हमें पूरे Q से P तक जो है पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर हम कहें कि Q से P तक हमें जो है विस्थापित करने में किया गया कार्य कितना होगा, तो इसका हम समाकलन कर लेंगे। समाकलन हमने आपको समझा था कि थोड़े से पार्ट का अगर समाकलन करते हैं तो पूरे पार्ट का वैल्यू में पता चल जाता है। तो समाकलन क्या करेंगे, समाकलन ये हो जाएगा समाकलन डी डब्ल्यू इक्वल टू समाकलन इधर का भी करेंगे -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 में x² इंटू dx। इतनी बात हमने कर ली। हमने आपको ये भी बताया था कि समाकलन उस क्वांटिटी का होता है जो बदलता है। यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये तो बदलने वाला है नहीं क्योंकि ये कांस्टेंट है। Q0 आवेश भी बदलने वाले नहीं है। x जो दूरी हम पहले dx दूरी का समाकलन भी कर रहे हैं, हमें तो पूरा यहाँ तक करना है। ठीक है, यानी कि दूरी ही वैरी कर रहे हैं, तो x² का जो है हमें समाकलन करना है यहाँ पर। तो समाकलन dw का क्या हो जाएगा, w, क्योंकि समाकलन dx का x होता है, क्योंकि समाकलन dx का कितना होता है, x होता है। तो समाकलन dw का हो जाएगा w, तो हो जाएगा w इक्वल टू, और यहाँ पर समाकलन -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। Q0 भी बाहर आएगा तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये Q0 ये करने में Q0 इतना ही हो जाएगा। और समाकलन 1/x² dx होगा। अब समझो बात को, अगर हम कहें कि यदि बिंदु Q अनंत पर हो, हमने ये मान लिया कि वास्तव में ये जो बिंदु Q है, ये बिंदु Q प्लस Q0 आवेश है, यानी कि बिंदु A से x दूरी पर ना होकर के अनंत पर है, क्योंकि हमें विभव निकालना है। तो विभव निकालना है तो एकांक आवेश को अनंत से किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य विभव होता है आपका। तो अगर ये Q बिंदु अनंत पर है तो हम अनंत से प्लस Q0 आवेश को प्लस Q के विद्युत क्षेत्र में बिंदु P पर ला रहे हैं, यानी कि अनंत से R दूरी तक ला रहे हैं। अनंत से प्लस Q आवेश के विद्युत क्षेत्र में R दूरी तक बिंदु P पर ला रहे हैं। तो यहाँ पर जो है हमें लिमिट लगाना पड़ेगा। ये हो जाएगा W इक्वल टू, हम कहेंगे तो -Q0/4 पाई एप्सिलॉन 0, समाकलन करेंगे तो यहाँ पर जो है लिमिट लगा देंगे इनफाइनाइट से R तक, यानी कि हम इस प्लस Q0 आवेश को इनफाइनाइट से प्लस Q के विद्युत क्षेत्र में R दूरी तक ला रहे हैं। ठीक है, उसके बाद 1/x² dx है। इतनी बात हो गई। अब थोड़ा सा हम मैथ का इसका थोड़ा सा फार्मूला समझ लेते हैं कि हमने आपको बताया था कि अगर लिखा है समाकलन dx, तो समाकलन dx का x होता है, ये फार्मूला ये आपको नहीं बताया था, आपको ध्यान रखना है। साथ में अगर है समाकलन x² dx या x के पावर n dx, ऐसे तो x की पावर n है तो इसका समाकलन जो होता है तो x की पावर n n+1/n+1 हो जाता है, एक पावर इसमें ऐड कर देते हैं, ये बनता है समाकलन। और साथ में थोड़ा सा इधर हम मिटा देते हैं और उसके बाद समझाते हैं। थोड़ा सा मैथ भी समझ लो इसमें, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अगर हम यहाँ पर कहें कि अगर समाकलन हो रहा है x के पावर 2 है और साथ में अगर लिमिट लगा दें यहाँ पर x से y तक लिमिट लगा दें dx, तो ये इसको बोलते हैं निम्न सीमा, इसको बोलते हैं उच्च सीमा। तो इसका समाकलन कुछ इस प्रकार होता है, क्योंकि समाकलन x के पावर n dx
ये जनरल फार्मूला होता है x की पावर n प्लस वन अपान में n प्लस वन, यानी कि n है तो पावर वन बढ़ जाएगा और प्लस में इस पावर को अपान में करके नीचे भी लिखेंगे और प्लस वन करते हैं। ये समाकलन का बेसिक फार्मूला होता है, जिसकी कोडिंग अगर हम करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x की पावर 2 है तो प्लस वन हो जाएगा अपान में 2 प्लस वन हो जाएगा। और साथ में हम सीमा को भी लिखते हैं, लिमिट को, यानी कि क्या है निम्न सीमा x यहाँ लिखेंगे, उच्च सीमा यहाँ पर लिखेंगे। तो ये हो जाएगा x की पावर 2 एक 3 हो गया अपान में 3 हो गया और साथ में सीमा लिखेंगे x y। तो अगर कहें तो उच्च सीमा में से निम्न सीमा को माइनस करते हैं, तो पहले y का मान x के प्लेस पर रखेंगे, उसके बाद माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर x को रखेंगे। ठीक है, x के प्लेस पर अगर हम चाहें कुछ और भी ले सकते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं हम s ले लेते हैं समझने के लिए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पर s कर लेते हैं, यहाँ पर आपका निम्न सीमा s हो गया। तो ये हो जाएगा आपका, अगर हम कहेंगे तो पहले उच्च सीमा को यहाँ पर रखेंगे तो y³ अपान में 3 माइनस इस s को भी एक बार माइनस लगा के उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटाते हैं, तो माइनस कितना करेंगे फिर इसको रखेंगे तो s³ अपान में 3। ठीक है, तो इस प्रकार इसको जो है कैलकुलेट करते हैं, तो वही हम करने जा रहे हैं, अब आपको समझना है। तो यहाँ पर अगर हम समाकलन आगे करना चाहें तो w इक्वल टू लिखा हुआ है माइनस q0 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन 0, साथ में समाकलन इनफाइनाइट टू r जो है ये लिमिट लगा हुआ है, तो जहाँ लिमिट को लगा ही देते हैं और समझो बात को, ये एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं x की पावर -2 dx, ये कर लेंगे। अब समाकलन का फार्मूला लगाएंगे तो समाकलन कर देंगे तो हो जाएगा माइनस q0 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनफाइनाइट टू r। अब लिमिट नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट समाकलन कर देते हैं। तो अभी हमने आपको सिखाया ही समाकलन x के पावर n dx का फार्मूला क्या होता है, x के पावर n प्लस वन अपान में n प्लस वन। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग करेंगे अगर तो यहाँ हो जाएगा x के पावर -2 है, एक पावर बढ़ जाएगा प्लस वन और यहाँ पर -2 प्लस वन हर में भी लिखेंगे और साथ में लिमिट भी लगा देंगे इनफाइनाइट टू r। ठीक है, अब इसको करेंगे तो w इक्वल टू हो जाएगा माइनस q0 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन 0, साथ में ये आपका बन जाएगा x के पावर -2 और प्लस वन, तो -2 और प्लस वन हो जाएगा -1 अपान में -2 प्लस वन यानी कि -1। ठीक है, 2 में से 1 को माइनस कर देंगे और इनफाइनाइट टू r कर लेंगे और ये -1 का आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो w इक्वल टू हमें मिल जाएगा q0 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहाँ पर x की पावर -1 है, अगर इसको नीचे कर देंगे तो पावर प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो इसको x की पावर -1 को 1 अपान x भी लिख सकते हैं, लिमिट इनफाइनाइट टू r कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा और रह गया है, इधर कर देते हैं, उसके बाद हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। आप समझो बात को, अगर यहाँ से हम कहें तो अब क्या करना है, कुछ सीमा में से निम्न सीमा को माइनस कर देना है, तो कर लेते हैं। तो w इक्वल टू हमें मिल जाएगा q0 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन 0, साथ में यहाँ पर पहले उच्च सीमा r है तो 1 अपान x की जगह पर क्या लिखेंगे r लिखेंगे, माइनस उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटाएंगे तो 1 अपान x की जगह पर कितना रखेंगे इनफाइनाइट रखेंगे, 1 अपान इनफाइनाइट। ठीक है, 1 अपान इनफाइनाइट का मान 0 होता है तो w इक्वल टू हो जाएगा q0 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 1 अपान में r, क्योंकि इसका मान हो गया 0। ठीक है, तो ये 0 हो गया, 1 अपान इनफाइनाइट क्योंकि 1 अपान इनफाइनाइट इक्वल टू होता है 0, ये आपको ध्यान रखना है। इतनी बात हो गई, यानी कि w का हमें ये वैल्यू मिल गया। अब अगर चूंकि हम जानते हैं विभव का जो वास्तव में फार्मूला होता है v बराबर w अपान में q0, ये विभव का फार्मूला होता है। तो अगर हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लें और इसको मान लें इक्वेशन नंबर थर्ड, तो अगर हम कहें समीकरण 3 में समीकरण 2 से w का मान रखने
पर, तो W को मान समीकरण 3 में हम रख देते हैं 2 से, तो हो जाएगा V इक्वल टू, यहाँ पर रख देंगे W के प्लेस पर कितना है Q0, ये इसमें समझ लो हर में है, यानी कि इसको लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R, और साथ में देखो ये अंश में था तो W के प्लेस पर हमने जो है इतना रखेंगे, तो ये अंश वाला 2 ऊपर हो गया और ये हर वाला नीचे है, तो हर में Q0 भी है तो साथ में Q0 भी आ जाएगा, तो Q0 से Q0 कैंसिल भी हो जाएगा, तो हमें वास्तव में क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा V इक्वल टू, हमें मिल जाएगा Q अपान में 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R। दिस इंप्लाइज दैट, इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, B बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 को आगे कर लेते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपान में R, इसको अलग कर लेते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे सेम हो जाएगा। यही आपका जो है बिंदु आवेश के कारण विभव का डेरिवेशन फार्मूला आ गया। तो बिंदु आवेश अगर कहीं पर रखा है प्लस Q आवेश है, तो इसके कारण इसके आसपास जो विभव उत्पन्न होता है उसका फार्मूला यही है, B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान में R, ठीक है। तो आपको ये डेरिवेशन जो है रिवीजन कर लेना है, आसान है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मैथ का कैलकुलेशन है और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है, बस और कुछ नहीं, स्टेप को आपको ध्यान रखना है, आप जो है सीख जाएंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।